हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विनिज्म को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, या फिर इसी को डार्विनिज्म के नाम से आप बोल दे या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन के नाम से बोल दे, दोनों सेम ही होता है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोग को क्या बताया था, लेमार्किज्म के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए ये इवोल्यूशंस के ऊपर दोनों जो सभी थ्योरी हैं ये सभी इवोल्यूशंस के ऊपर दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले इवोल्यूशंस के बारे में कौन बताया, तो सबसे पहले लेमार्क ने बताया था लेमार्किज्म थ्योरी में। उसके बाद डार्विन आए अपना डार्विनिज्म थ्योरी लेकर के, जिसमें इन्होंने नेचुरल सेलेक्शंस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसलिए पिछले वीडियो जिसमें हमने लेमार्किज्म को आप लोग को बताया था, ताकि आप लोगों को डार्विनिज्म समझने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ सके। ठीक है, तो देखिए हमने लेमार्किज्म में आप लोगों को बताया था कि लेमार्क ने कहा कि अब जो भी कैरेक्टर्स आप लोग एक्वायर्ड किए रहते हैं अपने पूरी लाइफ टाइम में, वही क्या होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और दूसरा उन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज के बारे में। ठीक है, कि जिस बॉडी ऑर्गन्स का आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, लार्ज होगा, और जिसका यूज आप नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसके बारे में किसने बताया, लेमार्क ने बताया था अपने जो थ्योरी थे लेमार्किज्म उसमें। ठीक है, दो चीज़ों का, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड यूज एंड डिसयूज के बारे में। अब डार्विन आ गए तो डार्विन ने कहा ऐसा नहीं होता है लेमार्क भाई, जो कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है उसको नेचर सेलेक्ट करती है। ठीक है, नेचर के लिए जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करती है, उससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा डार्विनिज्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि लेमार्क के बाद डार्विन ने उनकी बात को किस प्रकार से उनका आलोचना किया और कैसे उन्होंने अपना जो थ्योरी है उसको दिया। तो देखिए डार्विन, ये आप लोगों को डार्विन को दिखाया गया, ये डार्विन है जिन्होंने कि डार्विनिज्म थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ जो है नेचुरल सिलेक्शन इसको दिया है। तो ये क्या थे, इनके बारे में कुछ जाने यदि इंटरेस्टिंग बात, तो ये बहुत ही ज़्यादा घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे, ये घूमने में ज़्यादा इनका मन लगता था। तो ये क्या कर रहे थे कि समुद्र यात्रा कर रहे थे। ठीक है, अपने जहाज से समुद्र की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट में समुद्र में जा रहे थे, अलग अलग जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट रहता था। तो वहाँ पे जो चिड़ियाँ रहती थी ना, अलग अलग इन्वायरमेंट में चिड़िया का ये जो चोंच है बीक इसका, उसमें भी डिफरेंस इनको देखने को मिल रहा था। हर अलग अलग इन्वायरमेंट में जा रहे थे तो इस चिड़िया का बीक अलग अलग देखने को इनको मिल रहा था। तो इससे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन्वायरमेंट जो है यानी जो नेचर है वे सेलेक्ट करती है कि किस जो चेंज है आपकी बॉडी में कौन सा, उसको आपके जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस प्रकार से जाना है, वो इन्वायरमेंट जो होती है वो सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या बताया। देखिए जो डार्विन है इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, एंड ये क्या थे, ये एक नेचुरलिस्ट थे, ये नेचुरल सिलेक्शन दिए हैं तो ये क्या है, नेचुरलिस्ट, क्योंकि इनको नेचर के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज था, और ये जूलॉजिस्ट भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे। एंड इन्होंने किसके बारे में बताया, तो इवोल्यूशन के बारे में बताया। हमने बताया आप लोगों को सबसे पहले इवोल्यूशन पे अपना कंसेप्ट लेमार्क ने रखा, लेकिन उनकी आलोचना करते हुए डार्विन ने अपना कंसेप्ट रखा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में इन्होंने बताया कि नहीं लेमार्क भैया ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या और देखिए कहा, जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, या फिर इसको थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस पे अपना एक बुक लिखा जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कि जो भी ओरिजिन हो रहा है स्पीसीज का वो कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही होता है। एंड नेक्स्ट इन्होंने देखिए ये जो बुक हुआ था ये पब्लिश कब इन्होंने की थी, तो वह 1859 में क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी इस बुक को क्या किया, पब्लिश किया था 1859 में। ठीक है, और जिस जहाज से ये क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, हमने आप लोग को बताया घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे, तो ये क्या कर रहे थे, जहाज से यात्रा कर रहे थे। तो जिस जहाज से यात्रा करते थे उस जहाज का नाम क्या था, उस जहाज का नाम था HMS बेगल शिप। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर डार्विनिज्म, ये जो इन्होंने थ्योरी दिया है इसमें इन्होंने कहा क्या है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखिए क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा सबसे पहले ओवर प्रोटेक्शंस। ओवर प्रोटेक्शन मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वह रिप्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग।
ठीक है। लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग को ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव, मतलब लिमिटेड नंबर में ही जो इसकी संतति होती है वे बचती है, क्योंकि जो होता है कि इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेस है वो भी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। मान लीजिए यदि आप इसको अच्छे से समझे तो मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं यहाँ पे क्या है, भोजन की कमी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो कि क्या करेगा, अब यदि ओवर प्रोडक्शन हुआ है तभी तो जनसंख्या बढ़ी है। अब ओवर प्रोडक्शन में जनसंख्या बढ़ी है तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रगल भी होगा, स्ट्रगल होगा तभी तो, क्योंकि थोड़ा सा भोजन है, अब भोजन के लिए जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो जनसंख्या उस थोड़े से भोजन के लिए क्या करेगी, स्ट्रगल करेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा करेगी, ताकि हम उस भोजन को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है। तो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस कम होने की वजह से क्या होता था कि सभी को वो रिसोर्स प्राप्त नहीं हो पाता था, इसलिए कुछ ही लोग होते थे जो कि क्या होते थे कि उसमें वो सरवाइव कर पाते थे, और बहुत सारी संतति क्या होती थी कि वो मर जाती थी। ठीक है, ये बताया गया है, अभी भी वही हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब वही कि यदि रिसोर्स कम है तो स्ट्रगल होगा ही, आज भी होता है स्ट्रगल और ये होता ही रहेगा हमेशा। ठीक है। स्ट्रगल फॉर यदि एग्जिस्टेंस, मतलब स्ट्रगल, आप लोगों को जिंदा रहना है तो आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रगल कितने प्रकार का होता है, तो जैसे देखिए इंट्रा स्पेसिफिक, यदि आप सेम स्पीसीज में देखिए स्ट्रगल, जैसे डॉग में देखिए, मनुष्य में देख रहे हैं। ठीक है। यदि सेम स्पीसीज में यदि आप देख रहे हैं स्ट्रगल तो वो क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है। इंटर स्पेसिफिक, यदि आप डिफरेंट स्पीसीज में देखें, जैसे डॉग कुत्ता में स्ट्रगल हो रहा है, डॉग जो है वो जो कुत्ता है वो, सॉरी, डॉग एंड कैट में, तो जो डॉग है वो क्या कर रहा है, कैट को, बिल्ली को खाने के लिए दौड़ रहा है, तो वो भी अपने भोजन के लिए, फूड रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। तो यदि इसको हम क्या कहेंगे, यदि डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, इन्वायरमेंट के प्रति भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, तो कभी हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस टेम्परेचर को जो भी ऑर्गेनिज्म झेल लिया वो तो सरवाइव कर लिया, और जो ऑर्गेनिज्म उस हाई टेम्परेचर को नहीं झेला वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। और जैसे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, बहुत ही तेज मान लीजिए हवाएं चल रही हैं, हर एक चीज़, जैसे भूकंप आ गया, ये सभी क्या है, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में जो स्ट्रगल आप कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट के प्रति, वो भी क्या होता है, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। ठीक है। और क्या हो गया, वेरिएशंस भी इन्होंने बताया कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं डिफर होते हैं फ्रॉम वन एनदर, एक दूसरे से सभी इंडिविजुअल्स डिफर्स होते हैं, अलग होते हैं। कैसे, साइज में अलग होते हैं, हैबिट में अलग होते हैं, उनका कलर अलग होता है, फिजियोलॉजी अलग होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वे एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये जो वेरिएशंस आप देख रहे हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होगा हार्मफुल वेरिएशंस और दूसरा होता है यूजफुल वेरिएशंस। अब हार्मफुल वेरिएशंस कौन सा हो गया, मान लीजिए यदि आप लैमार्क में, जो लैमार्क ने जिराफ का एग्जांपल लिया, यदि उसको लेकर समझे तो लैमार्क के अनुसार क्या था, देखिए इसमें अंतर भी है। जैसे कि लैमार्क ने माना था क्या कि जिराफ की गर्दन पहले होती थी छोटी और वो पेड़ों से पत्ते खाना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो गर्दन हो गई स्ट्रेस होती चली गई, और एक बार ऐसा समय आया कि वे क्या हो गई, लंबी हो गई। ठीक है। ये था लैमार्क के अनुसार। अब यही डार्विन ने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिराफ थे, जिराफ में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते ही थे। जिराफ की गर्दन, कुछ जिराफ की गर्दन छोटी होती थी और जिराफ की गर्दन लंबी होती थी और की गर्दन और ज़्यादा लंबी होती थी, लैमार्क ने बताया था। ठीक है। कि सभी जो होती हैं इंडिविजुअल्स उसमें क्या होती हैं, डिफरेंस होती रहती हैं, वे एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें क्या थी, डिफरेंस थी। उसमें से क्या था कि जो छोटी गर्दन वाली थी, जो ये वेरिएशन से छोटी गर्दन वाली, ये क्या थी कि जो पेड़ों के पत्ते हैं उसको खा नहीं पाते थे, धीरे धीरे क्या हो गए, ये नष्ट हुए। उसके बाद जब और ये जो उससे थोड़े से बड़े थे, ये भी पेड़ों को पत्तों को बाद में खाना नहीं पा रहे थे, तो ये भी क्या हो गए, धीरे धीरे वो भी मर गए। उसके बाद जो लंबी गर्दन वाले थे वो क्या है, बचे हुए हैं, क्योंकि वो पेड़ों को पत्तों को खा करके अपना पेट भर ले रहे हैं, इसलिए वो क्या है, जिंदा है। तो ये क्या हो गए, ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपका क्या है, हार्मफुल वेरिएशन से, क्योंकि इस वेरिएशन से आप लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और ये जो लंबी गर्दन वाला है वेरिएशन, ये क्या है, यूजफुल वेरिएशन से, क्योंकि लंबी गर्दन है तो पेड़ों को पत्तों को खा पा रहा है, इसलिए ये क्या है, जिंदा है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि जो वेरिएशंस होते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल्स का वेरिएशन डिफर होता है एक दूसरे से, और ये वेरिएशंस हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है।
अब देखिए नेचुरल सिलेक्शंस में क्या बताइए, नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने ये बताया कि जो यूजफुल वेरिएशन है, नेचर सेलेक्ट करती है आपके लिए यूजफुल वेरिएशन, जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद वेरिएशन है, वही यूजफुल वेरिएशन से एक जनरेशन से क्या होगी, दूसरे जनरेशन में जाएगी। ठीक है, जैसे जिराफ का गर्दन था जो लंबा वाला था, वही क्या हो रहा है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, और यही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिया है ये, ठीक है, बिग को लिया था, जो चिड़िया थे चिड़िया के बिग को लिया। तो इन्होंने इसमें क्या बताया कि जो चिड़िया हैं ये जिस प्रकार से इन्वायरमेंट में रह रही है, जिस प्रकार के नेचर में रह रही हैं, उसके अनुसार खुद को ये क्या कर रही है, अडाप्ट कर ले रही हैं। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही हैं जहाँ पे जिस अनुसार उनको फूड रिसोर्स मिल रहे हैं उस अनुसार वो अपने बिग को कर ले रही हैं। उस प्रकार से इनका जो बिग है हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग है, नेचर ने सेलेक्ट किया कि इनको किस प्रकार से कैसे रहना है। ठीक है, कहते हैं हम लोग ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि जैसे कि अलग इन्वायरमेंट में, जैसे कि जहाँ पे रह रही हैं, जो बर्ड्स हैं जो कि फ्रूट खा रही हैं, लीफ बर्ड खा रही हैं, उनका बिग कैसा है, जो कि नट और सीड खा रही हैं अलग इन्वायरमेंट में, क्योंकि हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग फूड रिसोर्सेस होती हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब पूरे इन्वायरमेंट में सेम ही फूड रिसोर्स आप लोग को मिले, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग इनको क्या हो रहा था, फूड रिसोर्स मिल रहे थे। ठीक है, तो उस अनुसार ये खुद को, जो चिड़िया थी, अपने आप को अडाप्ट कर ली और इनका जो बिग है उस अनुसार क्या हो गया, बदल गया। तो जो सीड और कैक्टस खाती थी उनका इस प्रकार से बिग हो गया, और जो स्मॉल इंसेक्ट को खा रही थी उनका बिग इस प्रकार से हो गया, जो लार्ज इंसेक्ट को खाती थी ऐसा हो गया, जो इंसेक्ट को खाती थी वो ऐसा हो गया, और जो पेड़ों के अंदर से जो इंसेक्ट को खाती थी उनका बिग क्या हो गया, इस प्रकार से लंबा सा और पतला सा हो गया, ताकि ये अपने जो चोंच है उसको पेड़ के अंदर डाल सके और क्या कर सके कि उससे इंसेक्ट को खा सकें। तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा वनली दोज इंडिविजुअल मोस्ट एडाप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट सर्वाइव, वह इंडिविजुअल जो कि इन्वायरमेंट को अच्छे से एडाप्ट कर ले रहा है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। ठीक है, यदि आप हाई टेम्परेचर को एडॉप्ट कर ले रहे हैं तो आपका जो आने वाला जनरेशन है उस वो भी क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि आपके डीएनए में वैसे सीक्वेंस है जो कि हाई टेम्परेचर पे रह पा रहे हैं, वो उसके अनुसार अपने आप को एडाप्ट कर लिए हैं, तो वही आपका सीक्वेंस जाएगा आपकी संतति में, तो वो क्या होगा कि एडाप्ट कर लेंगे। ठीक है, और इन्होंने बताया कि संसार में क्या है, फूड सप्लाई लिमिटेड है, और जो भयानक जो शिकारी होते हैं वे क्या है, प्रीडेटर बहुत ही ज़्यादा हैं, और बहुत ही ज़्यादा भयानक भटकाने वाली जो हैं डिजीज बीमारियां भी हैं। तो इससे क्या है, जो इसको एडाप्ट कर लिया है वही रह पाएगा इन सभी के प्रति, और जो नहीं कर पाया वो क्या हो जाएगा कि नष्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है उस अनुसार ही क्या करेगा कि जाएगा। तो ये जो थे डार्विन थे, इन्होंने तो ये तो बता दिया कि नेचर जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ का वहाँ का नेचर जैसा है उस अनुसार आपका जो होता है कि आप में जो चेंजेस होती हैं वे होता रहता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो चेंज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये चेंज जो होती हैं बहुत ही बार हो गया, मतलब 100 बार 1000 बार, इस प्रकार से बहुत बार जब चेंजेस हो जाती है तो वो क्या होती हैं कि धीरे धीरे चेंज हो करके वो एक नया स्पीसीज ही बना लेती हैं। अब बार बार जब चेंज होता रहेगा तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक नया स्पीसीज ही बन जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जिस अनुसार चेंज होगा, इन्वायरमेंट यदि चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ, तो उस अनुसार जो होता है ऑर्गेनिज्म वो भी अपने आप को चेंज करता है। वो अपने आप को इस प्रकार से एक बार ऐसा समय आता है कि चेंज कर लेता है कि उसको एक नया स्पीसीज ही वो बना लेता है। ये तो बता दिया कि जो चेंज है यही क्या होता है कि नेचर के अनुसार जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस नेचर के अनुसार खुद को एडाप्ट करते हैं और उस अनुसार खुद को क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे वो जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ का फूड मटेरियल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उस अनुसार ही वो क्या करते हैं, खुद को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और वही जो चेंज है जो इनमें चेंज हो रहा है वही चेंज उनके अगले जनरेशन्स में जाता है, और क्या होता है बार बार ये नेक्स्ट जनरेशन जाते जाते ही ये क्या करते हैं, एक नए स्पीसीज को ये बना देते हैं। ये डार्विन ने बताया, लेकिन डार्विन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो चेंज है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, जो कि नेचर के अनुसार चेंज है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है। ठीक है, तो ये डार्विन नहीं बता पाए,
बस ये बता दिए कि हाँ नेचर है, जैसा नेचर जहाँ का रहेगा वहाँ के ऑर्गेनिज्म उस अनुसार क्या करेंगे, खुद को एडाप्ट कर लिए रहेंगे, उस अनुसार क्या करेंगे कि वे अपने अंदर जो होता है चेंज करते हैं, वही अगले जनरेशन में जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मेंडल जी आए, मेंडल जी, ह्यूगो ड्यूबरीज, ये लोग आए। तो मेंडल जी बताएं कि भाई जो वो चेंज हो रहा है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, जो कि आपने बताया है, वो किसके द्वारा जा रहा है, तो वो जीन के द्वारा जा रहा है। ठीक है, ये मेंडल जी बता दें। ह्यूगो ड्यूबरीज आए तो उन्होंने बताया कि ये जो आपने बताया है जीन, ये क्या होता है कि इसमें जो डीएनए में चेंज हो रहा है, ये डीएनए का जो इन्हें डार्विन ने क्या बताया कि भाई चेंजेज होती हैं, मनुष्य जो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें चेंज होती है, वही जो होता है अगले जनरेशन में जाता है। तो इस चेंज को उन्होंने क्या कहा कि जो ये चेंज आपने बताया है, ये चेंज को म्यूटेशन कहा जाएगा, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना क्या कहलाएगा, म्यूटेशन। ठीक है, तो उसको ह्यूगो ड्यूबरीज ने बता दिया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको पूरा रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो डार्विन का पूरा नाम क्या था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उनके थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर डार्विनिज्म। उनकी बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड जिससे वो ट्रेवल किए थे उस शिप का नाम क्या था, तो उस शिप का नाम था HMS बेगल शिप। और डार्विन ने किसके किसके बारे में बताया, तो डार्विन ने जो है ओवर प्रोडक्शंस के बारे में बताया, वेरिएशंस के बारे में बताया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, एंड इन्होंने नेचुरल सेलेक्शंस के बारे में बताया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।